उत्तराखंड में आज से कई बदलाव होंगे लागू। बिजली, पानी, दवा महंगी। बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी। धामी सरकार के फैसले पर यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद को आपत्ति। नियामक आयोग को भेजा पत्र। एक्ट उल्लंघन को लेकर लिखा पत्र। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने किया बेहाल फसलों का नुकसान। कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम ने संभाला मोर्चा। वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम 2 दिनों में विभागों ने 1700 करोड़ से अधिक राशि का उपयोग किया। 23 से 31 मार्च को विभागों ने ताकत छोड़ी। नए वित्तीय वर्ष पर उत्तराखंडियों की जेब पर महंगाई का बोझ। बिजली, पानी, राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई चीजें हुई महंगी। 6 अप्रैल से शुरू हो सकती है टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुद्रपुर के जिला पंचायत कार्यालय में आज बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने बैठक की अध्यक्षता की और 7 अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उधम सिंह नगर के काशीपुर ब्लॉक से परतापुर 28 नंबर के सदस्य विपिन ने अपने क्षेत्र में कार्य न कराए जाने पर अध्यक्ष का घेराव किया। उन्होंने पिछले बजट और पंचायत में कराए गए कामों की जानकारी मांगी। बैठक का संचालन कर रहे MNA ने पंचायत सदस्य विपिन के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और सदन में जमकर नोकझोंक भी हुई। गदरपुर ब्लॉक से खेमपुर नंबर 23 सुमन सिंह ने अध्यक्ष से कहा कि सदन की कार्रवाई में सदस्य साथी आपस में विवाद उत्पन्न करते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करने और सदन को गंभीरता से चलाने की मांग की गई। आज सदन में जो बैठक हुई थी, पहले तो पुराने ही मुद्दों पर चर्चा हुई थी जिसका कोई भी उचित जवाब नहीं मिलता है, तो हम सभी सदस्यों में मतभेद भी बना रहता है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जहां तक बात है कि मैम ने कहा था कि उनसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज मैंने उनसे 3 सवाल भी पूछे थे जिनका मुझे कोई खास उत्तर नहीं मिला है और ना ही मैं संतुष्ट हुई हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हैं वे अपने सभी सवालों के सही जवाब देंगी। मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं परतापुर 28 काशीपुर से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरी ये मांग है कि एक तो जो जिला बजट हमारा जिला पंचायत है इसका 14 करोड़ घाटे में चल रही है, जबकि हर साल 20-21 में, 21-22 में और 22-23 में जो बजट आ रहा है वो सरप्लस में आ रहा है। और इस साल भी हमारी जो जिला पंचायत है 17 करोड़ के सरप्लस में दिखाई जा रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम 14 करोड़ के घाटे में हैं। जो हमारे क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, खेमपुर, प्रतापपुर और रायपुर और एक क्षेत्र और है, उसके इन्होंने कार्य रोक रखे हैं। आगे नगर निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ स्वच्छता मार्च यात्रा निकालकर नगर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज नगर में स्वच्छता मशाल मार्च निकाला गया है और यात्रा के माध्यम से आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से नगर निगम की गाड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालने की अपील की। आसपास गंदगी होने पर नगर निगम अधिकारियों को फोन से सूचना देने की जानकारी दी। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मी मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में यहाँ पे स्वच्छोत्सव मशाल मार्च निकाला गया है और लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने और स्वच्छता के प्रति उनका आग्रह डेवलप करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और आपके माध्यम से रुड़की की समस्त नागरिकों से हमारा अनुरोध और अपील है कि अपना कूड़ा जो है, जो हम नगर निगम की गाड़ी जाती है उसको दें, गीला और कूड़ा अलग अलग करके दें, अपने आसपास परिसर को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम को सहयोग प्रदान करें। खबर नैनीताल से है, जहां तेज बारिश के बाद रामनगर के आसपास के सभी बरसाती नाले पूरी तरह उफान पर हैं। एक और दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं तो बस बरसाती नालों में पानी के तेज बहाव के चलते बह गई। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार के बाद मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों द्वारा बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य करने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में
तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि बस में 27 यात्री सवार थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। सर पानी का बहाव उधर तो कम था सर, बीच में जैसे आ जाए पानी बढ़ गया, गाड़ी पानी का बहाव से पलट गई सर। 27 लोग थे। यहाँ भी पिछले 1-1.5 घंटे से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर ये पानी का प्रवाह भी बहुत तेज था। यहाँ खेड़ा नाले के पास में खेड़ा काटकोट मार्ग पर खेड़ा नाले के पास में बस जो है वो पलट गई थी, नाले में पलट गई थी। 27-28 सीटर बस थी, 27 यात्री हैं, सुरक्षित है यात्री। रुक करते हैं अगली खबर का। कालाढूंगी विधानसभा में भी बीते शुक्रवार को तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो गईं। बारिश इतनी तेज हवाओं के साथ हुई कि किसानों की गेहूं की खड़ी फसलें गिरकर जमींदोज हो गई। आम लीची की फसलें भी ओलावृष्टि से चौपट हो गई हैं। किसानों के चेहरे इस बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से मुरझा गए हैं। किसानों का कहना है कि वर्तमान समय में पहले तो जंगली जानवरों द्वारा फसलें चौपट की जाती रही हैं और अब ये बारिश और ओलावृष्टि ने सब खत्म कर दिया है। जो कल ओलावृष्टि हुई और जो तूफान आया उससे काफ़ी नुकसान हुआ किसानों को। ये जो बागवानी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इससे पहले जो आवारा पशु हैं वो भी काफ़ी नुकसान करते रहते हैं किसानों का, और जंगली हाथी हो गए या जंगली वन्य जीव जो भी हैं उनका भी मुआवजा किसान को नहीं मिल पाता है समय पर, और जो मिलता भी है वो बहुत कम मिलता है। अब ऐसे में हो सकता है अन्नदाता धीरे धीरे खेती से अपना मुँह मोड़ ले, क्योंकि जब नुकसान होते रहेगा किसी काम में तो फिर आदमी उस काम को करने से पीछे हटता है, और किसान की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। और ऐसे में अब ये ओलावृष्टि और ये जो मार पड़ी है तो इससे क्या है कि कल को गेहूं की कटाई वगैरह इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे और अधिक नुकसान होगा किसान को। कल जो बारिश और आंधी तूफान हुआ है उससे तो किसानों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि कहीं पर भी गेहूं खड़ा नहीं दिख रहा है। और उससे पहले जितने भी जंगली जानवर और पालतू पशु जो छोटे पशु हैं उनके द्वारा भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और अब तो कल की बारिश ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दिया, क्योंकि नीचे की सरकारें जो भी है वो तो किसान पर गौर नहीं कर रही है। बिहार शरीफ शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिले। नालंदा जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए धारा 144 का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने बताया कि धारा 144 के दौरान सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं होगा। 4 लोगों से अधिक एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आग्नेय अस्त्र, तीर, धनुष, लाठी, भाला और मानव शरीर के लिए घातक हथियार के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। दल और संगठन के भड़काऊ पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो के प्रकाशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी गई है। खबर डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा और उनकी टीम ने शातिर शराब तस्करों को एम्बुलेंस में शराब की अवैध तस्करी करते पकड़ा। तो डीआईजी एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने फिर थानाध्यक्ष राणा की पीठ थपथपाई। आपको बता दें कि एम्बुलेंस में महिला को मरीज बनाकर तस्कर शराब तस्करी का कार्य कर रहे थे। रानी पोखरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला सहित कुल 4 अभियुक्तों को 20 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी करने वाले सभी आरोपी ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूर्व में भी ये तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं।
रुक करते हैं डोईवाला का, जहां जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने महिला पर हमला बोला और कान के कुंडल खींचकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही चौकी इंचार्ज नवीन डंगवाल और तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पीड़ित महिला और उनके परिजनों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। सर, जैसे मैं अंदर से मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मैं टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊँ, मैं बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, तो उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के, और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को ऐसे धकेल दिया। बहुत गलत है और इस तरह के हादसे हमारे इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी ये घटना, 2 घटनाएं हो गई है और ये फिर घटना हुई है। अपने ही घर में महिला सुरक्षित नहीं है और अपने ही घर में टॉयलेट के लिए रात को अपने ही घर में उठने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आधार कार्ड ये इस तरह की उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अपने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इनको ये आधार कार्ड वगैरह बना के दिए जा रहे हैं, इन पे रोक लगाई जाए। 12:15 बजे के करीब ये घटना है। जैसे ये बाथरूम गए ना, तो बाथरूम जाते ही जब उससे वहाँ से लौटे ये, तो लौटते समय उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। हमला करा तो पकड़ के हाथ पैर पीछे को करके उन्होंने मुंह इसका बंद कर दिया और फिर वो दूसरे आदमी ने झटके से इसके बालियाँ निकाली और कान में कुछ मारा, तभी वो उससे निकली वो सोने की बालियाँ। हाँ जी, सोने की बालियाँ थी। 2 बालियाँ सोने की होती हैं जो सोने में वो पहनी हुई थी। 2 लोग थे वो। बढ़ते आगे खबर पौड़ी से है, जहां के शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंच माता के दर्शन कर मनौतियां मांगी। वहीं इस दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ के साथ कन्या पूजन का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। भगवान सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए आज भगवान श्री राम जी का परम पवित्र चैत्र मास में, इस मधु मास में प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस, इस जन्म दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं एवं अनंत अनंत बधाइयाँ। तो देखिए, हम सभी को भगवान श्री राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, संत रक्षा के लिए, तो हम सभी को राम रक्षा यज्ञ धर्म रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब प्रदेशवासियों एवं समस्त देश की जनता को भगवान राम के प्रकट दिवस के अवसर पर ये जो महा रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विगत वर्षों की भांति भी इस बार भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भगवान राम से हम ये अनुकंपा करते हैं कि प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखे, गौ माता की रक्षा हो, माताओं की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। इन्हीं स्मृतियों के साथ जो भगवान राम ने जो ये कल्पना की थी कि राम राज्य स्थापित हो, हम आने वाले समय में ये देश विश्व गुरु बने।
खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ की चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्की से तेज बारिश के आसार नजर आए। पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावनाएं तेज हैं। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी जा रही है। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस भूकंप का केंद्र बिंदु क्या रहा, ये फिलहाल साफ होता नजर नहीं आ रहा है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी जा रही है। तो इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और एक बार फिर से नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल से बड़ी खबर, एक बार फिर से भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर से बांसमंडी अग्निकांड में गायब ज्ञानचंद्र का शव मिला है। तो 24 घंटे से लापता थे और अब शव बरामद हुआ। बांसमंडी में मार्केट में आग लगी थी, तो आग से ये पहली मौत सामने आ रही है। 24 घंटे से लापता ज्ञान का अब शव मिला है। तो आपको बता दें, कल बांसमंडी में भीषण आग लगी थी और इस अग्निकांड में ये पहली मौत सामने आ रही है। तो 24 घंटे से लापता थे ज्ञानचंद। कानपुर से बड़ी खबर, आग बुझाने का कार्य परसों रात से ही यहाँ पर चल रहा है। अतिरिक्त यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर टेंडर प्रयागराज से भी आ चुका है। सामने से अभी आप देख रहे होंगे AR कॉम्प्लेक्स में हमारे फायर सर्विस के जवान अंदर एंटर किए हैं। शटर्स वगैरह तोड़ के वो अंदर पानी मार रहे हैं। यहाँ सब कपड़ों की दुकानें हैं। कल से लगातार पानी मारा जा रहा है। अब 95% से अधिक आग काबू में है और अभी भी पीछे से कुछ धुआं निकल रहा है। उधर एक दूसरा हाइड्रोलिक मशीन लगी है, वो पानी मारा जा रहा है वहाँ पर। मेरे ख्याल से अभी कुछ ही समय बाद ये पूरी आग कंट्रोल में आ जाएगी। सर, एक बॉडी भैया क्या है? हाँ, एक डेड बॉडी मिली है। कल परिवार यहाँ आए थे, यहाँ जो पान की दुकान वाला घर पे आया नहीं है कह रहे थे,
वो परिवार को सूचित किया गया है, वो शिनाख्त कर रहे हैं। जली हुई डेड बॉडी मिली है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ एसडीआरएफ आ चुकी है। एनडीआरएफ 1 बजे तक यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको बता दें कि हालांकि 95% आग पर काबू पा लिया गया है और अभी भी जहां पर धुआं उठ रहा है वहां पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां गैंगरेप के बाद युवती के चेहरे को तेजाब से जलाकर उसकी हत्या में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने तेजाब से युवती का चेहरा जलाने के बाद शव को पेड़ से लटका दिया था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने एसएसपी कार्यालय में घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चूनाखाला के जंगल में युवती का शव पेड़ से लटका मिला था। पोस्टमार्टम कराया तो गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। ये जो अभियुक्त था ये जयकरण भगत, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है और इसकी तलाश काफ़ी टाइम से पुलिस को थी। वांछित था, ये 50,000 का इनामी था। इसको लेकर के लगातार टीम वहाँ दबिश दे रही थी। इसी बीच जो है इसके संदर्भ में सूचना मिली और टीम द्वारा इसकी जो है अरेस्टिंग की गई। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।